elastic. Fully fantastic. जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें एसएमएस कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और एसएमएस करें 963900। मैं बाहर नहीं आ सकता। But why? 1000 साल से अंदर बाहर होते होते मेरे अंडरवेयर का इलास्टिक लूज हो गया। खरीदिए डिक्सी स्कॉट। इसके इलास्टिक में है स्पैंडेक्स जो टिके लंबे समय तक। देखिए इसका फुल्ली इलास्टिक। Fully fantastic. नमस्कार, आप देख रहे हैं मून प्राइम टाइम और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा अग्रवाल। तो आइए अब रुक कर लेते हैं शहर की कुछ खास खबरों की ओर। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस, ग्लोबल रेनबो हेल्थ। नशे में धुत पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट। निबोरा थाना क्षेत्र के गांव ताल की घड़ी का मामला। कृषि कानून के विरोध में सपा और लोकदल की मथुरा में महापंचायत में केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार के खिलाफ अखिलेश, अजीत चौधरी और जयंत चौधरी ने बोला हमला। उन्नीस मार्च को भाजपा सरकार की 4 साल की ऐतिहासिक विकास यात्रा हुई पूरी। ताजनगरी के आरबीएस महाविद्यालय के सभागार में 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम का हुआ भव्य आयोजन। थाना सिकंदर क्षेत्र के अंतर्गत बनखंडी मंदिर गैलाना में 15 वर्षीय नाबालिग बच्ची का शव घर से 200 मीटर दूर जंगल में मिला। पुलिस जुटी जांच पड़ताल में। हाई टेंशन लाइन का तार टूटने से करंट लगने से झुलसी महिला। थाना बसैया क्षेत्र के गांव बाके की धार का मामला। प्रसपा ने एसएसपी को सौंपा ज्ञापन। शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की उठाई मांग। आगरा जिला सहकारी बैंक ने निकाली ओटीएस योजना। जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन राजा महेंद्र रिद्धिमान सिंह ने दी जानकारी। किसानों से योजना का लाभ लेने की कही अपील। फिरोजाबाद में पीएसी जवान की जलाकर हत्या करने के मामले का पुलिस ने किया खुलासा। अवैध संबंधों के चलते की गई थी हत्या। ताजनगरी स्थित पंचवटी कॉलोनी में भागवत कथा के आमंत्रण को लेकर निकाली गई कलश यात्रा। कलश यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाओं के साथ क्षेत्रीय लोग हुए शामिल। नगर भ्रमण पर निकले श्याम बाबा के दर्शन को उमड़ा ताजनगरी में भक्तों का सैलाब। 501 कलशों को श्याम बाबा को किया समर्पित। शोभा यात्रा में लगभग हजारों लोग हुए शामिल। सिरसागंज क्षेत्र में बिजली के करंट लगने से युवक की हुई मौत। परिवार में मचा कोहराम।
मथुरा में लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी ने निकाला पैदल मार्च, राज्यपाल के नाम 4 सूत्रीय ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा, आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की उठाई मांग। थाना निबोरा के नगराताल की घड़ी में नशे में धुत पति ने पत्नी की निर्मम हत्या कर दी। हत्या की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। नशे में धुत पति ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। हृदय विदारक ये घटना थाना निवोरा क्षेत्र के गांव ताल की घड़ी की है। बता दें, पत्नी पति के बीच रात में झगड़ा हुआ था, जिसके बाद नशे में धुत पति ने पत्नी के सिर पर प्रहार कर और गला दबाकर उसकी निर्मम हत्या कर दी। हत्या की सूचना पर बड़ी संख्या में मौके पर ग्रामीण जुट गए। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को भी दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना क्या, मेरी बहन जी मार दी, गला घोंट गए और मुड़ फोड़ के। तो फिर आपको कब पता चला? हमें बस सवेरे मालूम पड़ी है, 4 बजे फोन हुआ है हम पे, तो ये लल्लू पे फोन हुआ, हमारे पे, जहाँ पे सिन्नाम पे मालूम कौन करो फोन, ये घूम के घूमते आया होगा फोन। पहले इनमें कोई लड़ाई झगड़ा भी होता था? लड़ाई होती रहती साहब, कभी परेशान करता, शराब पीता, खेती बेच के नीचे है। अब मालूम ना, अब आए यहाँ घर तो यहाँ कोई ना मिलो। कहाँ की घटना है ये? तालीगढ़ी पे, हम तालीगढ़ी पे माई बहन है, केसवती नाम है, और लड़का का नाम है वो कमल किशोर बतावे। तो बे लड़का यहाँ आया तो बाकी देवर जेठ कोई ना मिलो यहाँ। इस सुबह 4 बजे के आसपास डायल 112 से सूचना मिली कि ग्राम ताल की गढ़ी में एक महिला की गला दबा की हत्या कर दी गई। उनके भाई ने सूचना दी। इस सूचना पर थाना प्रभारी और हम लोग मैं फोर्स के यहाँ आए। यहाँ आकर देखा कि महिला के गले में चोट का निशान है और सर में भी चोट का निशान है, ब्लड उसका निकल रहा है, और उसके बच्चे बाहर सो रहे थे और वो पति पत्नी बताया गया अंदर सो रहे थे। उसी दौरान कोई बात हुई है और बेटी बता रही है कि जो मोटरसाइकिल से भागे हैं, और इसमें पूरी तरह से ये प्रतीत होता है, जो साक्ष्य है, कि पति द्वारा ये घटना कार्य की गई है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है और उनके घर वाले आ गए हैं। हम लोग उनसे जो भी वो तहरीर देंगे उसके अनुसार मुकदमा लिखेंगे और कड़ी से कड़ी कार्रवाई। जी सर। इस पूरे मामले में अब पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में जांच की जा रही है और जांच के बाद पति के खिलाफ सख्त और कठोर कार्रवाई की जाएगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव 2 दिन के दौरे पर मथुरा पहुंचे। बाजना स्थित मोर्टी इंटर कॉलेज मैदान में किसान महापंचायत को संबोधित करने के लिए आरएलडी नेता जयंत चौधरी भी उपस्थित हुए। अखिलेश यादव ने किसान सभा को संबोधित करते हुए कहा कि किसान आंदोलन से कोई घबराया हो या नहीं, लेकिन भाजपा जरूर घबरा रही है। जिस तरह से आप लड़ाई लड़ रहे हैं, भाजपा को पता चल गया है कि अब किसान रुकने वाला नहीं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव 2 दिन के दौरे पर मथुरा पहुंचे। शुक्रवार को बाजना स्थित मोर्टी इंटर कॉलेज मैदान में किसान पंचायत को संबोधित करने के लिए आरएलडी नेता जयंत चौधरी भी उपस्थित हुए। किसान महापंचायत सपा और रालोद की ओर से आयोजित की गई ट्रैक्टर पर सवार होकर मंच पर अखिलेश के साथ राष्ट्रीय लोकदल के उपाध्यक्ष जयंत चौधरी पहुंचे। किसान महापंचायत के मंच से दोनों नेताओं ने केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने किसान सभा को संबोधित करते हुए कहा कि किसान आंदोलन से कोई घबराया हो या नहीं, लेकिन भाजपा जरूर घबरा रही है। जिस तरह से आप लड़ाई लड़ रहे हैं, भाजपा को पता चल गया कि अब किसान नहीं रुकने वाला। उन्होंने कहा कि जब तक काले कानून वापस नहीं होंगे, ये लड़ाई चलती रहेगी। अखिलेश ने कहा कि महापंचायत में मुझे लाठी भेंट की गई है। हम और जयंत ये जानते हैं कि लाठी कहां पर चलानी है। मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि जिस तरीके से आप लड़ाई लड़ रहे हैं और जिस तरीके से आप एकजुट दिखाई दे रहे हैं, कोई घबराया हो न हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पता लग गया है कि अब किसान रुकने वाला नहीं है, और किसान तभी रुकेगा जब तीनों कानून इस देश से बाहर चले जाएंगे, तीनों कानून का सफाया हो जाएगा। मैं संजय लाठी जी को बधाई देता हूं, और मैं सोच भी रहा था कि आखिरकार इतनी बड़ी किसान पंचायत में
उन्होंने हमें लाठी क्यों दी। और ये मुझे लगता है ये बुजुर्गों ने कहा होगा कि लाठी से अच्छी कोई चीज नहीं है, आप लाठी से सम्मान करिए इनका। मैं बधाई देता हूं कि हमें लाठी दी, लेकिन हम और जयंत चौधरी जी दोनों नौजवान हैं, अभी लाठी की जरूरत नहीं है, अभी लाठी की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आपने लाठी दे दी है तो कम से कम हम दोनों लोग ये जानते हैं कि लाठी कहां चलानी है। वहीं योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री भी कम नहीं है, कहने को तो योगी हैं, लेकिन योगी वही होता है जो दूसरों का दुख अपना समझे, उन्हें लाल टोपी ही दिखाई देती है। अखिलेश ने कहा, हमें पता नहीं कि लाल रंग देखकर कोई क्यों भड़क जाता है। अखिलेश ने कहा कि भाजपा साजिश रचने वाली पार्टी है, इसने हमें बांटकर सत्ता पाई है, अब किसान एकजुट होकर भाजपा को सत्ता से हटाएंगे। फसल पक रही है, अभी गेहूं की कटाई भी होने वाली है, बहुत लोग तो उसी इंतजार में बैठे हैं कि जाति लेके कब आएंगे खेत। क्यों? आदरणीय हमारे सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री और जिनके कंधों पर आज पूरे देश की एक बड़ी जिम्मेदारी है, आदरणीय अखिलेश यादव जी, जिनके निमंत्रण पे और आग्रह पे मैं आया हूं, अपने लोगों के बीच खड़ा हूं। आदरणीय रामजीलाल सुमन जी, जिन्होंने वाकई आज चौधरी चरण सिंह जी के संबंध में जो बातें आपको बताई है, उन बातों को आप जानते जरूर, लेकिन जिस तरीके से, जिस अंदाज में उन्होंने बातें कही, वे सबके दिल को छू गई और उसके बाद ज्यादा कुछ कहने को किसी के पास रह नहीं जाता। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर मसूद जी, ठाकुर कुशल पाल जी, ठाकुर तेजपाल जी, धर्मेंद्र जी और मैं सम्मानित मंच कह के अब आगे बढ़ा। ये कोई साधारण मंच नहीं है, ये कोई साधारण स्थान नहीं है, ये वो स्थान है, वो ग्राउंड है जहां आपने बारंबार इसी अंदाज में आकर समाज के लोगों ने अपनी छाप छोड़ी है, जिसे कहते हैं चौराहट। वहीं रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार के लोग किसानों को अपमानित कर रहे हैं, यह सरकार घमंड में डूबी है, इसका घमंड तोड़ना होगा। मुख्यमंत्री योगी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि वे ऐशो आराम की जिंदगी काट रहे हैं, कहने को फकीर हैं। किसान महापंचायत के मंच से जयंत चौधरी ने भाईचारा जिंदाबाद और किसान एकता जिंदाबाद का नारा दिया। उन्होंने कहा कि हम एकजुट हैं और एकजुटता की ताकत आने वाले चुनाव में बताएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली भाजपा सरकार की 19 मार्च को 4 साल की ऐतिहासिक विकास यात्रा पूर्ण हो चुकी है। इसी के उपलक्ष्य में भाजपा महानगर ने आरबीएस महाविद्यालय के सभागार में 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। महापौर नवीन जैन ने कहा, भाजपा को मजबूत बनाने का संकल्प लेकर देश में विकास, खुशहाली, सुरक्षा और समृद्धि का प्रकाश फैलाने का आह्वान किया। आगरा जनपद सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास वाली भाजपा की नीतियों में निहित है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली भाजपा सरकार की 19 मार्च को 4 साल की ऐतिहासिक विकास यात्रा पूर्ण हो चुकी है। इसी के उपलक्ष्य में भाजपा महानगर ने आरबीएस महाविद्यालय के सभागार में 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। आयोजन के मुख्य अतिथि प्रदेश महामंत्री अश्वनी त्यागी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भाजपा की 4 वर्ष की विकास यात्रा को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से नागरिकों को अवगत कराते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों को नागरिक सुविधाएं मुहैया कराने, महिलाओं की सुरक्षा और व्यापारियों की समस्याओं का अविलंब समाधान करने में सक्षम सिद्ध हुई है। निश्चित रूप से 1952 से लेकर अब तक विभिन्न दलों की सरकारें रही और उन सरकारों ने न प्रदेश के लिए न आगरा के लिए कोई काम किया।
अब उसका अंदाजा जो लगा सकते हैं कि आगरा में हमारे ही विधानसभा क्षेत्र में मात्र 30% वाटर लाइन, 30% सीवर लाइन थी, लेकिन आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि आज हम 50% सीवर लाइन और वाटर लाइन युक्त क्षेत्र में हैं और दीपावली तक निश्चित मान लीजिए कि 90% क्षेत्र में घरों को सीवर लाइन और वाटर लाइन से हम जोड़ने में सफल हो जाएंगे और उसके बाद जो बाकी 10% बचेगा उसको भी बहुत जल्दी जोड़ा जाएगा। उत्तरी विधानसभा विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल ने बताया कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था में जो बदलाव हमारी सरकार में आया है वह अपने आप में ऐतिहासिक है। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने 4 वर्ष आज पूरे हो रहे हैं और इन 4 वर्षों में कितना अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। अगर मैं पिछली सरकारों की भी तुलना करूं, चाहे वो अखिलेश जी की सरकार हो या मायावती जी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, जितनी सरकारें बनी है, इन सबके काम का इनके समय में जो काम हुए उनके वो एक तरफ और 4 साल के काम एक तरफ। आज विकास की दृष्टि से पूरा उत्तर प्रदेश के अंदर अभूतपूर्व विकास की बयार चल रही है। महापौर नवीन जैन ने कहा, भाजपा को मजबूत बनाने का संकल्प लेकर देश में विकास, खुशहाली, सुरक्षा और समृद्धि का प्रकाश फैलाने का आह्वान किया। थाना सिकंदरा क्षेत्र के अंतर्गत बनखंडी मंदिर गैलाना में 15 वर्षीय नाबालिग बच्ची का शव घर से 200 मीटर दूर जंगल में मिला। मृतक बच्ची के पिता सब्जी की रेहड़ी लगाते हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस ने बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस घटना से क्षेत्र में हड़कंप मचा है। शुक्रवार को आगरा के गैलाना में उस वक्त सनसनी मच गई जब एक किशोरी का शव पानी में उतरता हुआ मिला। लोगों ने घटना की जानकारी तुरंत पुलिस को दी। किशोरी के शव की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने लोगों से पूछताछ की और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक दुष्कर्म के बाद किशोरी का शव फेंका गया है। देखिए, थाना क्षेत्र सिकंदरा के गैलाना एरिया में एक बच्ची की डेड बॉडी मिलने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। इसी सूचना पे पुलिस की टीम में फील्ड यूनिट वगैरह सभी लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। डेड बॉडी को पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। लड़की की जो है वो शिनाख्त भी यहाँ पे हो गई है। इस तहरीर पे जो उनके घर वाले देंगे उस पर मुकदमा भी इसमें पंजीकृत किया जाएगा और इसमें जो भी इसमें अपराधी लिप्त है उसके खिलाफ भी उसको ढूंढने की भी पूरी कोशिश की जाएगी और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। घटना सिकंदरा थाना क्षेत्र के गैलाना का है। एक किशोरी का शव घर के पास झाड़ियों में भरे नाले के पानी में पड़ा हुआ मिला। शव का तैरता हुआ देख लोगों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। खबर लिखे जाने तक पुलिस मौके पर पहुंच गई और जांच पड़ताल में जुट गई। नाबालिग किशोरी की पहचान हो गई थी। किशोरी क्षेत्र की रहने वाली थी और उसके पिता की रेहड़ी लगाते हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है कि जिसमें पता लग सके कि आखिरकार नाबालिग के साथ क्या हुआ है। पिनार थाना बसैया क्षेत्र अंतर्गत गांव बांके की ठार ईट भट्टे पर हाई टेंशन लाइन का तार टूटकर गिरने से एक महिला करंट लगने से झुलस गई, जिसके बाद विद्युत कर्मियों को सूचना दी। आरोप है कि सूचना के बावजूद भी विद्युत लाइन को बंद नहीं किया गया और मौके पर कोई भी विद्युत कर्मी नहीं पहुंचा। तत्काल अन्य परिजनों ने महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। थाना बसैया क्षेत्र के अंतर्गत गांव बाके की ठार ईट भट्टे पर हाई टेंशन लाइन का तार टूटकर गिरने से एक महिला को करंट लगने से झुलस गई। तत्काल अन्य परिजनों ने इलाज के लिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया। जानकारी के अनुसार थाना बसैया क्षेत्र के अंतर्गत बाके की ठार गांव स्थित आर बिक्र फील्ड ईट भट्टे के ऊपर से 11 हाई वोल्टेज की हाई टेंशन विद्युत लाइन गुजर रही थी, जिसके नीचे ईट भट्टे पर स्थायी कार्य करने वाले मजदूरों की झुग्गियां बनी हुई हैं। बुधवार रात को ईट भट्टे पर पथाई मजदूरी कार्य करने वाली अमीना पत्नी छोटू उम्र करीब 35 वर्ष खाना बना रही थी। तभी ऊपर से गुजरी विद्युत हाई टेंशन लाइन में अचानक फॉल्ट हुआ और विद्युत तार टूटकर झुग्गी के ऊपर गिर पड़ा। विद्युत चिंगारी उठता देख महिला झुग्गी में सो रहे अपने बच्चे व भाई को बचाने को भागी। झुग्गी के गेट को खोला, जिसमें दौड़ रहा विद्युत करंट लगने से महिला झुलसकर गंभीर रूप से घायल हो गई। क्या घटना हुई है? रात को क्या कहते हैं वो 11,000 की लाना टूट के गिर गई मेरे घर के ऊपर टीन पर। तब मैं आंगन में वो खाना बना रहा तो क्या कहते हैं मेरे भैया वो भीतर में छोटा सा लाला तो मैं बाहर ले जा रहा हूँ तो खिड़का से उतना बहुत टीन को तो बात मेरा हाथ छुए हो तो मैं फेंक दो। फिर मैं गैर उस तो है मैंने कही कि मेरा भैया है भीतर जाऊँ
तो झरना मुझे मालूम। चीख पुकार सुनकर महिला को बचाने भागे पड़ोसी झुग्गी में रहने वाले अमीन और नरेश भी करंट लग गया। मौजूद लोगों ने किसी तरह महिला को बचाया और विद्युत कर्मियों को सूचना दी। आरोप है कि सूचना के बावजूद भी विद्युत लाइन को बंद नहीं किया गया और मौके पर कोई भी विद्युत कर्मी नहीं पहुंचा। बेहोशी की हालत में घायल महिला को तत्काल इलाज के लिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया अल्पसंख्यक सभा द्वारा एसएसपी बबलू कुमार को एक ज्ञापन सौंपा गया। इस ज्ञापन में कुरान शरीफ और इस्लाम धर्म के खिलाफ पूर्व अध्यक्ष या वक्फ बोर्ड उत्तर प्रदेश वसीम रिजवी के द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने के विरोध में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई किए जाने की मांग उठाई गई। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया अल्पसंख्यक सभा द्वारा एसएसपी बबलू कुमार को एक ज्ञापन सौंपा गया। इस ज्ञापन में कुरान शरीफ और इस्लाम धर्म के खिलाफ पूर्व अध्यक्ष या वक्फ बोर्ड उत्तर प्रदेश वसीम रिजवी के द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने के विरोध में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई किए जाने की मांग की गई। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया अल्पसंख्यक सभा के जुड़े पदाधिकारियों का कहना था कि कुरान शरीफ मुकद्दस पवित्र धर्म ग्रंथ है, उनके बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करना बेहद गलत है। साथ ही उन्होंने वसीम रिजवी द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल पीआईएल का भी विरोध किया। प्रस्ताव पदाधिकारियों का कहना था कि पूरे विश्व में 175 करोड़ मुसलमान रहते हैं। ऐसे में वसीम रिजवी के इस कृत्य ने उन सभी की धार्मिक भावनाएं आहत की हैं। आज हमें ठहरी के रूप में जो एसएसपी साहब को देना है, जो कि वसीम रिजवी ने जो कलाम पाक के अंदर से 26 आयत हटाने की बात कही है, उसके खैर हम मुकदमा दायर कराना चाहते हैं और अपने सभी साथियों के साथ यहाँ पे हमने मुकदमा दायर करने के लिए उनको एसएसपी साहब से अपील की। हमारी अपील करी। अगर अपील पूरी नहीं होती तो मुस्लिम समाज क्या कदम उठाएगा? मुस्लिम समाज ने उसके परिवार से लेकर पूरे मुस्लिम समाज ने उसको बैकआउट कर चुकी है और आगे भी हमारा यही प्रदर्शन जारी रहेगा और कार्रवाई करने की आगे भी हम मांग करेंगे। यहाँ वही सुनवाई नहीं होगी। पीएसपी पदाधिकारियों का कहना था कि वसीम रिजवी ने भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धूमिल करने की भी साजिश की है, जो एक गंभीर अपराध है। इसके चलते उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। इस मौके पर बड़ी संख्या में प्रस्ताव पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। भाजपा के राज्यसभा सांसद हरनाम सिंह यादव ने राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान शून्यकाल में ग्रामीण क्षेत्र में अति पिछड़े व गरीब परिवारों के बच्चों के लिए गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करने के लिए एकीकृत योजना के अंतर्गत बुनियादी ढांचों को मजबूत करने के संबंध में सवाल पूछा, जिसका केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल ने उत्तर दिया। हरनाम सिंह यादव के पूछे गए प्रश्न पर शिक्षा मंत्री का क्या था जवाब, आइए आपको सुनाते और दिखाते हैं। भाजपा के राज्यसभा सांसद हरनाम सिंह यादव ने राज्यसभा की कार्रवाई के दौरान शून्यकाल में ग्रामीण क्षेत्र में अति पिछड़े व गरीब परिवारों के बच्चों के लिए गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करने के लिए एकीकृत योजना के अंतर्गत बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के संबंध में सवाल पूछा, जिसका केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने उत्तर दिया। हरनाम सिंह यादव के पूछे गए प्रश्न पर शिक्षा मंत्री का क्या था जवाब, आइए आपको सुनाते और दिखाते हैं। ये स्कूली शिक्षा की सुदृढ़ता की दिशा में सरकार का एक ही बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, जो राज्यों के साथ मिलकर के हम इसको करते हैं। माननीय सदस्य ने जानना चाहा है कि इन समग्र शिक्षा के तहत वो अवस्थापनाओं के विकास की दिशा में क्या करते हैं। तो श्रीमान, हम विभिन्न क्षेत्रों में हम पैसा आवंटित करते हैं राज्यों को, और चाहे टीचर्स प्रशिक्षण के लिए हो, चाहे प्रोग्राम मैनेजमेंट के लिए हो, शिक्षकों के वेतन के लिए है, 12 AC की प्रतिपूर्ति जो बच्चे गरीब बच्चे जो पढ़ते हैं उनकी प्रतिपूर्ति जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, व्यावसायिक शिक्षा के लिए देते हैं, फ्री किताबों के लिए देते हैं, यूनिफॉर्म के लिए देते हैं, आवासीय स्कूलों के हॉस्टल के लिए देते हैं, वार्षिक अनुदान देते हैं और परिवहन के लिए देते हैं, क्वालिटी को और बढ़ाने के लिए देते हैं, और राष्ट्रीय आविष्कार अभियान सहित तमाम अभियानों के लिए, उसको मैं डिटेल नहीं कर रहा हूं, समय लगेगा। लेकिन श्रीमान, हम इन अवस्थापनाओं के नए स्कूल से लेकर के जीर्णोद्धार स्कूलों के निर्माण से लेकर अतिरिक्त कक्षों तक और विभिन्न क्षेत्रों में सर्वांगीण विकास की दृष्टि से लगातार काम करते हैं। माननीय सदस्य ने जानना चाहा है कि शिक्षकों के प्रशिक्षण की दिशा में क्या काम किया जा रहा है। मुझे ये कहते हुए खुशी है कि जो हमारा निष्ठा कार्यक्रम है श्रीमान, जो
शिक्षकों के प्रशिक्षण का दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। उस निष्ठा के माध्यम से हम प्रशिक्षण देते हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि पिछले वर्ष हमने 17 लाख से भी अधिक अध्यापकों का प्रशिक्षण किया, जबकि निष्ठा के तहत इस लॉकडाउन के समय भी 23 लाख से भी अधिक शिक्षकों में उसमें पंजीकरण किया और 18 मॉड्यूल के हिसाब से उनको हम प्रशिक्षित कर रहे हैं। हम लगातार यह अभियान हमारा जारी है। धन्यवाद। दूसरा सप्लीमेंट्री माननीय हरना जी। माननीय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि शिक्षा की गुणवत्ता है तो आधारभूत अवसंरचनाओं को मजबूत करने के लिए एकीकृत योजना के अंतर्गत आच्छादित विद्यालयों की संख्या कितनी है और इन विद्यालयों में शिक्षकों व छात्रों के अनुपातिक मानक के अनुसार प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता व रिक्त पदों का ब्यौरा क्या है? धन्यवाद। 2 सवाल प्लीज। श्रीमान, जो आपने कहा है कि जो स्कूल है वो 11,83,000 स्कूल हैं कुल। यदि सरकारी स्कूलों को भी और प्राइवेट को जोड़ दिया जाए तो 15,50,000 स्कूल हैं। उन स्कूलों के समग्र शिक्षा की दिशा में मैंने जैसे कि कहा है कि अभी जो योजनाएं हैं उनको आच्छादित करते हैं। जहां तक आपने शिक्षक और छात्र की अनुपात कहा है, अभी वर्तमान में जो यदि मैं ग्रामीण क्षेत्र, क्योंकि आपका विशेष करके ग्रामीण क्षेत्र में रुचि रही है और आपने उनके उत्थान की दिशा में भी कहा है, मुझे खुशी है कि प्राथमिक शिक्षा में 26 छात्रों पर एक अध्यापक जो वर्तमान में है और उच्च प्राथमिक में 22 पर, माध्यमिक में 21 पर और उच्च माध्यमिक में 24 पर। और यदि राष्ट्रीय वो देखें तो प्राथमिक पर 30 होना चाहिए था तो 26 है और 35 में से तो बहुत अच्छी स्थिति है। और मैं सोचता हूं कि इसको हम और आगे बढ़ा रहे हैं क्योंकि अध्यापकों की नियुक्ति का लगातार सिलसिला है। धन्यवाद। किसानों को बड़ी राहत देने के लिए जिला सहकारी बैंक ने किसानों के लोन में ब्याज माफी को लेकर OTS योजना निकाली है। जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन और पूर्व मंत्री राजा महेंद्र रिद्धमन सिंह ने इस योजना के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए आगरा जनपद में सहकारी बैंक से ऋण लेने वाले किसानों से इस योजना का जल्द से जल्द लाभ लेने की भी अपील की। देखिए, ये बकाया जब बहुत हो जाता है और उस पर ब्याज पेनल्टी ब्याज लग जाता है तो किसान उस चीज को देने में असमर्थता जाहिर करता, असमर्थ हो जाता है। तो जैसे बिजली विभाग में OTS लेके आई सरकार, उसी हम लोगों ने परमिशन मांगी थी और हम लोग को परमिशन मिल गई है। तो जिला सहकारी बैंक OTS योजना लेके आई है, जिसमें पैक्स में 3 लाख के जो बकाया ऋण सदस्य हैं, जो 1997 से पूर्व फसली ऋण में कृषक द्वारा दिए गए वास्तविक मूलधन से बचे अवशेष मूलधन को जमा कराकर OTS योजना का लाभ लिया जा सकता है। एक दूसरा है जो 97 से 31 मार्च तक 12 तक मध्य वितरित फसली ऋण है, कृषकों को दिए गए मूलधन के बराबर ब्याज वसूल करके OTS योजना का लाभ मिलेगा उनका। तीसरा है 1 अप्रैल 12 से लेके 31 मार्च तक 2017 के मध्य वितरित फसली ऋण 3 वर्ष से अधिक बकाया है तो बकायेदार के ऊपर आयातित ब्याज 50% की छूट प्रदान की जाएगी। इस OTS योजना का लाभ मिलेगा। इसमें कोई पेनल्टी उन पर नहीं होगी, कोई संग्रह का जो उसका जो 10% लगता है वो नहीं लगेगा। इससे किसानों को बड़ी राहत मिलेगी और अपना अकाउंट वो क्लियर कर सकते हैं। तो ये बड़ा अवसर है किसानों को कि इस छूट का पूरा लाभ लेके ज़्यादा से ज़्यादा जो ऋण उनके ऊपर जो लगा हुआ उसको बैंक में जमा करवाएं, प्राइमरी सोसाइटी भी कराएं। और बैंक के 20 लाख तथा व्यक्तिगत रुपए के 10 करोड़ तक संस्थागत बकायेदारों के ऋणों में बैंक अभिलेखों में अशोध एवं संदिग्ध ऋण कैटेगरी D3 अथवा हानि से आहरित संबंध में दिए गए मूलधन से अधिक ब्याज, दंड ब्याज, दीगर एवं संग्रह शुल्क सब माफ होगा। तो ये जो 20 लाख का है या 10 करोड़ संस्थागत बकायेदारों का भी जो अगर लगा हुआ होगा तो उसमें सब तरह के ब्याज, दीगर संग्रह शुल्क सब तरह से माफ होंगे।
मूलधन की वसूली होगी। तो इसका भी जो 10-20 लाख से ज़्यादा जो बकायेदार हैं उनको, और जो संस्थागत 10 करोड़ का कहीं अगर बैंक ने लोन दिया होगा वो भी मूलधन जमा कर देंगे तो उनकी ब्याज और ये सब चीज़ें उनकी माफ़ होगी। इससे किसानों को बहुत लाभ मिलेगा और बैंक को भी ऋण वसूल करने में, सोसाइटी को ऋण वसूल करने में आसानी होगी। बैंक की, सोसाइटी की स्थिति सुधरेगी और बैंक की स्थिति सुधरेगी। अब पेनल्टी जब ब्याज लगना शुरू हो जाता है, इम्बैलेंस बढ़ता चला जाता है, किसान देने में असमर्थ हो जाता है किन्हीं कारणों से, उनके लिए इससे बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। वो अपना जमा करें। ये 3 श्रेणी जो जिला सहकारी बैंक ने जो बनाई है, उन्हीं श्रेणियों में किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कब तक लाभ मिलेगा योजना का? ये कब तक चलने की योजना है? 30 जून तक है। तो 30 जून तक इनका काफ़ी समय है, क्योंकि किसान की फसल जैसे आलू की आई गई है, अब सरसों की आएगी, उसके बाद गेहूं की आएगी, तो उनके पास जो पैसा, इससे छुटकारा पा जाएंगे। जो ब्याज पे ब्याज लगता चला जाता है उससे छुटकारा पा जाएंगे। फिलहाल यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। खरीदिए डिक्सी स्कॉट, इसके इलास्टिक में है स्पैंडेक्स जो टिके लंबे समय। डिक्सी स्कॉट फुली इलास्टिक, फुली फैंटास्टिक। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मूल न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें SMS कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और SMS करें 963900। मैं बाहर नहीं आ सकता। बट वाई? 1000 साल से अंदर बाहर होते होते मेरे अंडरवेयर का इलास्टिक लूज हो गया। खरीदिए डिक्सी स्कॉट, इसके इलास्टिक में है स्पैंडेक्स जो टिके लंबे समय। डिक्सी स्कॉट फुली इलास्टिक, फुली फैंटास्टिक। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। अब रुक करते हैं आगे खबरों पर। टीयर्स में चल रही 3 दिवसीय ऑनलाइन CRI वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान विशेष शिक्षकों को विशेष शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे कार्यों से अवगत कराया। इस दौरान एहताज समुद्दीन स्पोर्ट्स निदेशक ACB ने विशेष शिक्षा पर प्रकाश डाला। टीयर्स में चल रही 3 दिवसीय ऑनलाइन CRI वेबिनार के दूसरे दिन का शुभारंभ मुख्य अतिथि डॉक्टर रमेश कुमार पांडे, डायरेक्टर CRC लखनऊ UP विशेष अतिथि कमलाकांत पांडे ने किया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से विशेष शिक्षकों को विशेष शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे कार्यों से अवगत कराया गया। प्रमुख वक्ताओं में शामुद्दीन स्पोर्ट डायरेक्टर, SOB MP धर्मेंद्र त्रिपाठी डायरेक्टर, GMSS इटावा, अंजुम बानो लेक्चरर टीयर्स कॉलेज आगरा, डॉक्टर प्रफुल्ल शिंदे डायरेक्टर CRC नागपुर, राजेंद्र कुमार प्रवीण असिस्टेंट प्रोफेसर CRC गांव से उपस्थित रहे, जिन्होंने होम बेस्ड ट्रेनिंग, समुदाय आधारित पुनर्वास में सरकार की नीतियों के विषय में तथा CBR के लाभों को बताया। 150 बच्चे प्रशिक्षण पा रहे हैं व 45 का स्टाफ है। कर्मेशु फलाधिकारा, शायद इस थीम को लेकर के हम चले हैं और हमारा उद्देश्य हमेशा से यही रहा है कि हम जो कुछ भी जितना बच्चों के लिए आईडी के बच्चों का है हमारा, तो जितना भी हम मैक्सिमम हो सकता है वो उनके लिए सारी सुविधाएं दें। काफी खट्टे मीठे अनुभव प्राप्त करती हुई संस्था टीयर्स जो है वो हमारी अग्रसित है। अनेक कठिनाइयां भी आती हैं, अग्रसित हैं। उन कठिनाइयों को हम दूर करने का प्रयास करते हैं।
आप सबका प्यार इतना हमें मिलता है कि हम इन कठिनाइयों से पार निकल जाते हैं। ही किसी कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। आपका अपना अलग योगदान है, हम लोगों का अपना अलग पार्ट है। दोनों मिल करके ही दिव्यांगों के लिए काम कर रहे हैं और दोनों मिल करके ही दिव्यांगता के क्षेत्र में आगे समाज को, दिव्यांगों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो मैं बस यही कहना चाहूंगा कि जो हमारे भाई बंधु जो स्वैच्छिक संस्थान दिव्यांगता के क्षेत्र में डीएड या विद्यालय स्पेशल स्कूल संचालन कर रहे हैं, मेरा उनसे विनम्र अनुरोध है कि कम से कम उसकी क्वालिटी मेंटेन करें। अगर क्वालिटी मेंटेन नहीं होगी तो इसका स्तर आगे, हम बहुत आगे दिव्यांगता के क्षेत्र में इस फील्ड को हम नहीं ले जा पाएंगे। उसके साथ में, इसी के साथ में मैं ये बता देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिव्यांगों के लिए पेंशन, दिव्यांगों के लिए ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, MR किट, कुष्ठ रोगियों के लिए कुष्ठ किट और साथ ही दुकान योजना है। एक जो नवीनतम योजना आई है दिव्यांगों के लिए वो है कॉक्लियर इम्प्लांट। संस्थान की निदेशिका डॉक्टर रीता अग्रवाल ने सरकार द्वारा बच्चों को दिव्यांग प्रमाण पत्र, UDID व निरामया हेल्थ इंश्योरेंस की दी गई सुविधाओं के विषय में विस्तार से बताया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर अजीत कुमार गुप्ता व नीलम गुप्ता ने की। कार्यक्रम का संचालन गार्गी गौतम ने किया। ताजनगरी एक्सप्रेस पंचवटी कॉलोनी में आयोजित हो रही श्रीमद् भागवत कथा के पहले कलश यात्रा का आयोजन किया गया। कलश यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाओं के सिर पर कलश धारण कर पूरे क्षेत्र का भ्रमण कर लोगों को भागवत कथा के बारे में जानकारी देते हुए कथा में शामिल होने का निमंत्रण दिया गया। कृपा से हम सभी को ज्ञात है, पारसनाथ पंचवटी परिवार की तरफ से यहाँ बड़ा ही भव्य आयोजन हो रहा है। इसमें आज बड़ी ही सुंदर कलश यात्रा निकाली गई। इसमें हमारे गुरुदेव का बड़ा ही सहयोग रहा और समस्त बच्चों ने सभी ने बड़ा आनंद किया और मुझे भी बड़ा हर्ष हो रहा है कि मुझे भगवान की कृपा से इस अवसर का लाभ अर्जित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। राधे राधे। जय श्री राम। पुष्पों को माले पड़ जाती है और ऊपर जो भगवान वाले बैठे हैं वो पुष्पों की वर्षा करते हैं। हम तो सोच रहे हैं कि ये जो हम जहाँ जहाँ से निकले वहाँ से वर्षा हो रही है, लेकिन भगवान किसी न किसी रूप में आके उनके अंदर विराजमान होके और वो कलश पर और भागवत पर फूलों की वर्षा करते हैं। आज का दिन बहुत सुंदर, सारी कॉलोनी वाले बड़े भाग्यशाली हैं कि उनके यहाँ ऐसी शोभा यात्रा निकली जिसमें सारी महिलाएं तो वास्तव में देवी शक्ति है और उन्हीं की शक्ति में सारा काम हुआ है। मैं सारे कॉलोनी वालों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। राधे राधे। थैंक यू। पंजी, आज कॉलोनी में भागवत कथा की कलश यात्रा बड़ा हर्ष का विषय है कि पंचवटी परिवार की तरफ से और यहाँ पे सभी लोगों ने मिलकर के हमारी जो माताएं बहनें हैं उन्होंने इस मंगल कलश यात्रा को निकाला है और आज से भागवत आयोजन हो रहा है जो 25 तारीख तक चलेगा। एक अच्छे माहौल में, एक धार्मिक माहौल में हम सभी लोग यही कामना करते हैं कि यहाँ पे सभी लोग सुखी स्वस्थ रहें और साथ साथ आगरा के साथ साथ में उत्तर प्रदेश में सभी जगह लोगों का कल्याण हो। थैंक यू। चलो, नाम है आपका? मैं संजय धाकरे। बताइए धाकरे, कॉलोनी में क्या कार्यक्रम? आज कॉलोनी में भागवत का आयोजन शुरू किया जा रहा है, जिसके उसमें प्रथम दिन कलश यात्रा निकाली गई है और हमारी पार्श्वनाथ पंचवटी धार्मिक आयोजनों का में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। ऐसे कुछ वर्ष पूर्व भी जो है भागवत का आयोजन किया गया था। आज हमारे यहाँ श्रीमान भोजवानी जी, उपेन्द्र जी और सब लोगों ने मिलकर के यहाँ भागवत का आयोजन किया है। उसी आयोजन में आज कलश यात्रा थी और ये प्रोग्राम 7 दिन चलेगा। 7 दिवसीय कार्यक्रम है और 7 दिवस के बाद ये भंडारा होगा। भंडारे के बाद इस आयोजन का समापन। भागवत का बहुत बड़ा उद्देश्य होता है भागवत एक कृष्ण भक्ति में रमना। बिहारी जी की कृपा से पंचवटी पार्श्वनाथ में आज से भागवत का शुभारंभ हो रहा है और यहाँ पर पूरा वृंदावनमय हो गया पंचवटी और हम बहुत खुश हैं। आज कलश यात्रा निकली है और 7 दिन तक ये भागवत चलेगी। सब लोग आनंद लेंगे बिहारी जी का। जय जय श्री राधे। पवित्र अग्नि की ज्योति के साथ उठे सैकड़ों हाथ और हर तरफ फूलों की वर्षा, रंग बिरंगी ध्वजाओं के साथ सुगंधी और गुलाब का छिड़काव और मन में भक्ति का भाव। कुछ ऐसा ही नजारा था श्री मनकामेश्वर मंदिर से प्रारंभ हुई खाटू श्याम जी की
नगर भ्रमण यात्रा का। शुक्रवार को श्री मनकामेश्वर से प्रारंभ हुई शोभा यात्रा का समापन जीवनी मंडी स्थित खाटू श्याम जी के मंदिर पर हुआ। पवित्र अग्नि की ज्योति के साथ उठे सैकड़ों हाथ और हर तरफ फूलों की वर्षा, रंग बिरंगी ध्वजाओं के साथ सुगंधी और गुलाब का छिड़काव और मन में भक्ति का भाव। कुछ ऐसा ही नजारा था श्री मनकामेश्वर मंदिर से प्रारंभ हुई खाटू श्याम जी की नगर भ्रमण यात्रा का। ये मनकामेश्वर मंदिर से शुरू होके जौहरी बाजार, दरेसी, छत्ता बाजार, बेलगंज होती हुई जीवनी मंडी पहुंचेगी। कितनी झांकियां हैं क्या? इसमें करीब 15-20 झांकियां निकलेंगी और साउंड की गाड़ी है, 2-3 बैंड है और करीब 100-150 निशान है। कितने दिन तक निशान करीब 1000 के करीब होंगे। कितने दिन तक कार्यक्रम चलेंगे? और हमारा कार्यक्रम चलेगा होली तक खाटू श्याम जी का। श्याम बाबा की झांकी नगर भ्रमण को निकली तो भक्तों का सैलाब उनके दर्शन को उमड़ पड़ा। ढोल नगाड़ों व बैंड बाजों की भक्ति में स्वर लहरियों ने भक्तों को झूमने पर मजबूर कर दिया। जहां से बाबा की सवारी गुजरी, लोग छत या कमरों की खिड़कियों से दर्शन को झांकते नजर आए। राह चलते राहगीर बाबा की झलक पाने को रुक गए। शोभा यात्रा में लगभग हजारों लोग शामिल हुए। बाबा के रथ को विशेष तौर पर कलकत्ता के कारीगरों द्वारा तैयार किया गया था। ये आज दिवसीय प्रोग्राम है हमारा और आज 19 तारीख से स्टार्ट होकर के ये 26 तारीख तक बाबा का चलेगा प्रोग्राम। हर दिन एक प्रोग्राम है। आज जैसे हमने शोभा यात्रा का प्रोग्राम रखा है, कल आज इसमें शाम को संकीर्तन भी होगा हमारा और रात को मंदिर में जैसे शाम को यात्रा पहुंचने के बाद में वो होगा। इसके बाद में रोज डेली कभी फूलों का श्रृंगार है, कभी मेवे का श्रृंगार है, कभी मतलब इत्रों की होली है, कभी गुलाब की होली है और इसके बाद में 25 तारीख को रंग भरनी एकादशी का बहुत बड़ा प्रोग्राम मंदिर में करने जा रहे हैं। मंदिर में 25 तारीख को रंग भरनी एकादशी का प्रोग्राम है और 26 को हम लोग होली का प्रोग्राम मनाने जा रहे हैं मंदिर में, जो फूलों की होली, इत्रों की होली, चंदन की होली के साथ में इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। शोभा यात्रा श्री मनकामेश्वर मंदिर से प्रारंभ होकर रावतपाड़ा, जौहरी बाजार, दरेसी, मोतीगंज, कचहरी घाट, छत्ता बाजार, बेलनगंज, भैरव बाजार होते हुए जीवनी मंडी स्थित खाटू श्याम जी के मंदिर पर पहुंची। मनकामेश्वर मंदिर पर सैकड़ों भक्तों ने बाबा की आरती और बाबा के जयकारों से पूरा परिसर गूंज उठा। बेलनगंज, तिकोनिया से 501 कलशों के साथ शोभा यात्रा में कलश यात्रा भी शामिल हुई। शोभा यात्रा के समापन के बाद मंदिर में शाम को श्याम बाबा की 501 दीपकों से महाआरती की गई। इसके उपरांत भजन संध्या का आयोजन किया गया। ये हमारा तीसरा स्थापना दिवस है। बाबा का पूरी भव्य शोभा यात्रा निकल रही है। 1001 निशान निकल रहे हैं आज हमारे। और इस साल हमने लोगों ने बीड़ा उठाया है कि इस बार बाबा का सोने का मुकुट हम लोग इस साल में किसी भी तरीके से करके बाबा के ऊपर चढ़ाना चाहेंगे कि अगले स्थापना दिवस पर बाबा सोने का मुकुट धारण करेंगे। शोभा यात्रा का जगह जगह पुष्पों से स्वागत हुआ। फाल्गुनी महोत्सव और खाटू श्याम जी मंदिर के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित भव्य शोभा यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर भक्तों ने स्वागत किया। विभिन्न सुगंधियों की बरसात की गई। अबीर और गुलाल के रंग बिरंगे रंगों में रंगे भक्त झूमते गाते नजर आए। प्रारंभ से लेकर समापन तक शोभा यात्रा में हर तरफ खाटू श्याम बाबा के जयकारे गूंजते रहे। शुक्रवार को भारतीय किसान यूनियन टिकैत के पदाधिकारियों ने राष्ट्रीय व प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर मथुरा महानगर के शौक रोड स्थित मंडी समिति में कृषि विरोधी अध्यादेश के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर विशाल प्रदर्शन किया। शुक्रवार को भारतीय किसान यूनियन टिकैत के पदाधिकारियों ने राष्ट्रीय व प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर मथुरा महानगर के शौक रोड स्थित मंडी समिति में कृषि विरोधी अध्यादेश के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर विशाल प्रदर्शन किया। प्रदर्शन भारतीय किसान यूनियन के महानगर अध्यक्ष पवन चतुर्वेदी, शहर अध्यक्ष मुजाहिद कुरैशी के नेतृत्व में किया गया। भारतीय किसान यूनियन उत्तर प्रदेश बुद्धा सिंह प्रधान जी, किन विषयों को लेकर यह नारेबाजी की जा रही है? धन्यवाद आपके चैनलों के लिए। आपने किसान, मजदूर, व्यापारी मंडी के हमारे आज के प्रोग्राम को देखने के लिए और किसानों तक पहुंचाने के लिए आपने जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद। अब आप प्रश्न करें हमसे क्या कहना चाहते हैं। किन विषयों को लेकर यह नारेबाजी की जा रही है? ये विषय है हमारा मुख्य रूप से आप जैसी मीडिया जो है इसका पूरी तरह हमारा साक्षी है। बॉर्डरों पे जो किसान पड़ा हुआ है जिसको 1 से 15 दिन के लगभग होने को हैं, किसान के प्रति जो एक सहानुभूति सरकार की होनी चाहिए वह सहानुभूति न हो करके हठ धर्मिता हम और आप सब लोग देख रहे हैं। किसान ने सरकार को बनाया है,
किसान की बात को सुनना चाहिए, किसान का दायित्व बनता है सरकार का। उसी परिप्रेक्ष्य में आज मंडी बचाओ, छोटा व्यापारी बचाओ, किसान बचाओ, देश बचाओ का नारा है। ये आज का आह्वान है, राष्ट्रीय आह्वान पे ये आज का प्रोग्राम रखा गया है। देखिए, ये आंदोलन राष्ट्रीय आह्वान पे किया जा रहा है, सरकार की गलत नीतियों पे किया जा रहा है। सरकार मजदूर और किसानों को खत्म करना चाहती है, इसको लेकर के किया जा रहा है। आज मंडी बचाओ किसान बचाओ का हमारा नारा है, मजदूर बचाओ का नारा है। इसे लेकर के आज यहाँ पे मथुरा जो मंडी है हमारी, इसमें पूरी हमारी टीम के साथ में मुख्य लोग 2 जगह पे ये कार्यक्रम है, मथुरा मंडी और राया मंडी। किसानों का काफी समय से आंदोलन चल रहा है, मगर सरकार अभी तक सुन नहीं रही है और आपका आंदोलन जारी है। आगे किस प्रकार से आंदोलन? सरकार नहीं सुन रही है, सरकार अपना गड्ढा खोद रही है। आगे जितना देर सरकार कर रही है उतना नीचे सरकार गिर रही है। आप चिंता ना करो, सरकार ना सुने। आने वाले 2022 में और 2024 में सरकार को सब पता लग जाएगा कि किसान का विरोध करने का और किसान को दुखी करने का क्या उद्देश्य होता है। ये सब पता लगने वाला है इसको। जो आपने आज विरोध किया है, इन विरोधों के कारणों से क्या चाहते हैं आप सरकार से? भाई हमारे पास कोई हथियार नहीं है सिर्फ विरोध करने के। हम विरोध करने के लिए आए हैं कि जो आप काले कानून लेकर के आए ये हमें पसंद नहीं है, इनको वापस ले लो। इस मौके पर भारतीय किसान यूनियन के उत्तर प्रदेश उपाध्यक्ष बुद्धा सिंह प्रधान, भारतीय किसान यूनियन के आगरा मंडल अध्यक्ष गजेंद्र सिंह परिहार, जिला महासचिव देवेंद्र रघुवंशी, आगरा मंडल मीडिया प्रभारी ललित शर्मा, किसान नेता बबलू चौधरी, जगदीश परिहार, सुनील चौधरी, डॉक्टर ब्रजेश चौधरी, मीना चौधरी, फैजन कुरैशी आदि पदाधिकारी प्रदर्शन में मुख्य रूप से उपस्थित रहे। सिरसागंज क्षेत्र में बिजली के करंट से एक युवक की हुई मौत, परिवार में कोहराम मचा है। जनपद फिरोजाबाद के थाना सिरसागंज क्षेत्र के गांव नगला लूप में उस समय अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया जब गांव के निवासी एक युवक राजकिशोर की सुबह करीब 7 बजे अपने मकान के बाहर लगे विद्युत पोल के बगल में रखे पानी के ड्रम में हाथ धोने के लिए गया। तभी पोल पर लटक रहे विद्युत तार में आ रहे करंट से युवक चिपक गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जनपद फिरोजाबाद के थाना सिरसागंज क्षेत्र के गांव नगला अनूप में उस समय अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया जब गांव का निवासी एक युवक राजकिशोर पुत्र पूरन सिंह उम्र करीब 26 वर्ष शुक्रवार की सुबह अपने मकान के बाहर लगे विद्युत पोल के बगल में रखे पानी के ड्रम में हाथ धोने के लिए गया। तभी पोल पर लटक रहे विद्युत तार में करंट से युवक चिपक गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। क्या नाम है आपका? अभिषेक कुमार। कौन सा गांव है ये? ग्राम नगलानू। क्या मामला हुआ है ये बिजली का जो लाइनमैन जेई के ऑर्डर से ये रोज डेली तार काटते हैं और काटे छोड़ गए। मतलब लड़का हाथ धो रहा था, हाथ धोते समय ही बिजली का करंट लग गया और मौके पर ही मौत हो गई। कौन लगा था? राजकिशोर पुत्र श्री पूरन सिंह। इसके यानी कि पत्नी या बच्चे हैं क्या? हाँ, 4 बच्चियां हैं, उम्र करीब 27-28 साल। बच्चियों की 6 साल 5 साल। सबसे बड़ी बच्ची 7 साल की है। एक्सीएन से, एसडीएम से, तहसील के लोगों से बातचीत हुई। इस बारे में जो आश्वासन अधिकारियों की तरफ से मिला है और जो वायदा किया गया, एक्सीएन साहब मौजूद हैं, हमारे साथ खड़े हैं, तहसीलदार साहब भी मौजूद हैं। 5 लाख रुपए बिजली विभाग उनके परिजनों को देगा और 1 लाख या उससे अधिक तहसील की तरफ से यानी जिलाधिकारी की तरफ से परिवार को दिया जाएगा। घटना चूंकि बेहद दुखद है, पूरे क्षेत्र की संवेदनाएं, हम लोगों की संवेदनाएं पूरे परिवार के साथ हैं। हम लोगों को जो भी बन पड़ेगा उनके परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए जो भी बन पड़ेगा करने का प्रयास करेंगे। पूरा परिवार, पूरा क्षेत्र उस परिवार के साथ है। घटना होते ही उसके परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। वहीं आक्रोशित परिजनों व ग्रामीणों ने मृतक के शव को बीच सड़क पर रखकर मार्ग जाम कर दिया और विद्युत विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए न्याय दिलाए जाने की मांग करने लगे। घटना की सूचना मिलते ही युवा भाजपा नेता व जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष इंजीनियर अतुल प्रताप सिंह मौके पर पहुंचे और उन्होंने मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों से वार्ता कर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाए जाने का आश्वासन दिया। तब जाकर लोग शांत हुए और पुलिस द्वारा मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। इस दौरान तहसीलदार हर्षवर्धन, विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता, थाना प्रभारी निरीक्षक गिरीश चंद गौतम के अलावा पुलिस फोर्स भी मौजूद रहा। शुक्रवार को 13 मार्च कानपुर जनपद के घाटमपुर गांव थाना सचेता क्षेत्र में 13 वर्षीय नाबालिग मासूम बच्ची का गैंग रेप किए जाने के विरोध में एक आरोपियों की
गिरफ्तारी, पीड़ित परिवार को राहत राशि की मांग को लेकर और पीड़िता के पिता की हत्या करने वाले हत्यारों को फांसी की सजा की मांग को लेकर लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी ने पैदल मार्च निकाला। राज्यपाल के नाम 4 सूत्रीय ज्ञापन जिलाधिकारी मथुरा कार्यालय पर एडीएम सतीश अवस्थी को सौंपा। शुक्रवार को मथुरा लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के जनपद अध्यक्ष रमेश सैनी के नेतृत्व में प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था, आए दिन हो रही लूटपाट, हत्या, बलात्कार, अपहरण की घटनाओं से त्रस्त होकर 13 मार्च कानपुर जनपद के घाटमपुर गांव थाना सचेता क्षेत्र में 13 वर्षीय नाबालिग मासूम बच्ची का गैंगरेप किए जाने के विरोध में एवं आरोपियों की गिरफ्तारी, पीड़ित परिवार को राहत राशि की मांग को लेकर और पीड़िता के पिता की हत्या करने वाले हत्यारों को फांसी की सजा की मांग को लेकर राज्यपाल के नाम 4 सूत्रीय ज्ञापन जिलाधिकारी मथुरा कार्यालय पर एडीएम सतीश अवस्थी को सौंपा। ज्ञापन में लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी की मांग थी, मासूम के साथ गैंगरेप करने वालों एवं पिता के हत्यारों को शीघ्र गिरफ्तार कर फांसी की सजा दिलाई जाए। गैंगरेप पीड़िता नाबालिग मासूम पिता के परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दिलाई जाए। वहीं दूसरी घटना लखनऊ की विशाल सैनी ने आत्महत्या की। मृतक विशाल सैनी से मिले सुसाइड नोट से खुलासा हुआ कि आईपीएस प्रज्ञा द्वारा किसी अपराध में जेल भेजने की धमकी से आहत होकर आत्महत्या की। आत्महत्या पर मजबूर करने वाली आईपीएस प्रज्ञा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर गिरफ्तार किया जाए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए देखते रहिए मून न्यूज और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खरीदिए डिक्सी स्कॉट, इसके इलास्टिक में है स्पैंडेक्स जो टिके लंबे समय। डिक्सी स्कॉट फुल्ली इलास्टिक, फुल्ली फैंटास्टिक। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें एसएमएस कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और एसएमएस करें 963900। मैं बाहर नहीं आ सकता। बट वाई? 1000 साल से अंदर बाहर होते होते मेरे अंडरवेयर का इलास्टिक लूज हो गया। खरीदिए डिक्सी स्कॉट, इसके इलास्टिक में है स्पैंडेक्स जो टिके लंबे समय। डिक्सी स्कॉट फुल्ली इलास्टिक, फुल्ली फैंटास्टिक। आप देख रहे हैं मून प्राइम टाइम और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा अग्रवाल। तो आइए अब रुक कर लेते हैं शहर की कुछ खास खबरों की ओर। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस, ग्लोबल रेनबो हेल्थ। नशे में धुत पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट। निबोरा थाना क्षेत्र के गांव ताल की घड़ी का मामला। कृषि कानून के विरोध में सपा और लोकदल की मथुरा में महापंचायत में केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार के खिलाफ अखिलेश, अजीत चौधरी और जयंत चौधरी ने बोला हमला। उन्नीस मार्च को भाजपा सरकार की 4 साल की ऐतिहासिक विकास यात्रा हुई पूरी। ताजनगरी के आरपीएस महाविद्यालय के सभागार में 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम का हुआ भव्य आयोजन।
थाना सिकंदर क्षेत्र के अंतर्गत बनखंडी मंदिर गैलाना में 15 वर्षीय नाबालिग बच्ची का शव घर से 200 मीटर दूर जंगल में मिला। पुलिस जुटी जांच पड़ताल में। हाई टेंशन लाइन का तार टूटने से करंट लगने से झुलसी महिला। थाना बसैयरेला क्षेत्र के गांव बाके की धार का मामला। प्रसपा ने एसएसपी को सौंपा ज्ञापन। शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की उठाई मांग। आगरा जिला सहकारी बैंक ने निकाली ओटीएस योजना। जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन राजा महेंद्र रिद्रमन सिंह ने दी जानकारी। किसानों से योजना का लाभ लेने की कही अपील। फिरोजाबाद में पीएसी जवान की जलाकर हत्या करने के मामले का पुलिस ने किया खुलासा। अवैध संबंधों के चलते की गई थी हत्या। ताजनगरी स्थित पंचवटी कॉलोनी में भागवत कथा के आमंत्रण को लेकर निकाली गई कलश यात्रा। कलश यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाओं के साथ क्षेत्रीय लोग हुए शामिल। नगर भ्रमण पर निकले श्याम बाबा के दर्शन को उमड़ा ताजनगरी में भक्तों का सैलाब। 501 कलशों को श्याम बाबा को किया समर्पित। शोभा यात्रा में लगभग हजारों लोग हुए शामिल। सिरसागंज क्षेत्र में बिजली के करंट लगने से युवक की हुई मौत। परिवार में मचा कोहराम। मथुरा में लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी ने निकाला पैदल मार्च। राज्यपाल के नाम 4 सूत्रीय ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की उठाई मांग। थाना निबोरा के नगराताल की घड़ी में नशे में धुत पति ने पत्नी की निर्मम हत्या कर दी। हत्या की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। नशे में धुत पति ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। हृदय विदारक ये घटना थाना निबोरा क्षेत्र के गांव ताल की घड़ी की है। बता दें, पत्नी पति के बीच रात में झगड़ा हुआ था, जिसके बाद नशे में धुत पति ने पत्नी के सिर पर प्रहार कर और गला दबाकर उसकी निर्मम हत्या कर दी। हत्या की सूचना पर बड़ी संख्या में मौके पर ग्रामीण जुट गए। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को भी दी। मौके पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना क्या, मेरी बहन जी मार दी, गला घोंट गए और मुड़ फोड़ के। तो फिर आपको कब पता चला? हमें बस आप सवेरे मालूम पड़ी है। 4 बजे फोन हुआ है हम पे, तो ये लल्लू पे फोन हुआ, हमारे पे, जहाँ पे सिन्नाम पे मालूम कौन करो फोन। ये घूम के घूमते आए होगा फोन। पहले इनमें कोई लड़ाई झगड़ा भी होता था? लड़ाई होती रहती साहब, कभी परेशान करता, शराब पीता, खेती बेच के नीचू है। अब मालूम ना, अब आए यहाँ घर तो यहाँ कोई ना मिलो। कहाँ की घटना है? ये तालीगढ़ी पे, हम तालीगढ़ी पे माई बहन है, केसवती नाम है, और लड़का का नाम है वो कमल किशोर बतावे। तो बे लड़का यहाँ आए तो बाकी देवर जेठ कोई ना मिलो यहाँ। इस सुबह 4 बजे के आसपास डायल 112 से सूचना मिली कि ग्राम ताल की गढ़ी में एक महिला की गला दबा के हत्या कर दी गई। उनके भाई ने सूचना दी। इस सूचना पर थाना प्रभारी और हम लोग मैं फोर्स के यहाँ आए। यहाँ आकर देखा कि महिला के गले में चोट का निशान है और सर में भी चोट का निशान है, ब्लड उसका निकल रहा है। और उसके बच्चे बाहर सो रहे थे और वो पति पत्नी बताया गया अंदर सो रहे थे। उसी दौरान कोई बात हुई है और बेटी बता रही है कि जो मोटरसाइकिल से भागे हैं, और इसमें पूरी तरह से ये प्रतीत होता है, जो साक्ष्य है, कि पति द्वारा ये घटना कार्य की गई है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है और उनके घर वाले आ गए हैं। हम लोग उनसे जो भी वो तहरीर देंगे उसके अनुसार मुकदमा लिखेंगे और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। जी सर। इस पूरे मामले में अब पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में जांच की जा रही है और जांच के बाद पति के खिलाफ सख्त और कठोर कार्रवाई की जाएगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव 2 दिन के दौरे पर मथुरा पहुंचे।
बाजना स्थित मोरकी इंटर कॉलेज मैदान में किसान महापंचायत को संबोधित करने के लिए आरएलडी नेता जयंत चौधरी भी उपस्थित हुए। अखिलेश यादव ने किसान सभा को संबोधित करते हुए कहा कि किसान आंदोलन से कोई घबराया हो या नहीं, लेकिन भाजपा जरूर घबरा रही है। जिस तरह से आप लड़ाई लड़ रहे हैं, भाजपा को पता चल गया है कि अब किसान रुकने वाला नहीं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव 2 दिन के दौरे पर मथुरा पहुंचे। शुक्रवार को बाजना स्थित मोरकी इंटर कॉलेज मैदान में किसान पंचायत को संबोधित करने के लिए आरएलडी नेता जयंत चौधरी भी उपस्थित हुए। किसान महापंचायत सपा और रालोद की ओर से आयोजित की गई ट्रैक्टर पर सवार होकर मंच पर अखिलेश के साथ राष्ट्रीय लोकदल के उपाध्यक्ष जयंत चौधरी पहुंचे। किसान महापंचायत के मंच से दोनों नेताओं ने केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने किसान सभा को संबोधित करते हुए कहा कि किसान आंदोलन से कोई घबराया हो या नहीं, लेकिन भाजपा जरूर घबरा रही है। जिस तरह से आप लड़ाई लड़ रहे हैं, भाजपा को पता चल गया कि अब किसान नहीं रुकने वाला। उन्होंने कहा कि जब तक काले कानून वापस नहीं होंगे, ये लड़ाई चलती रहेगी। अखिलेश ने कहा कि महापंचायत में मुझे लाठी भेंट की गई है। हम और जयंत ये जानते हैं कि लाठी कहां पर चलानी है। मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि जिस तरीके से आप लड़ाई लड़ रहे हैं और जिस तरीके से आप एकजुट दिखाई दे रहे हैं, कोई घबराया हो न हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पता लग गया है कि अब किसान रुकने वाला नहीं है और किसान तभी रुकेगा जब तीनों कानून इस देश से बाहर चले जाएंगे, तीनों कानून का सफाया हो जाएगा। मैं संजय लाठी जी को बधाई देता हूं और मैं सोच भी रहा था कि आखिरकार इतनी बड़ी किसान पंचायत में उन्होंने हमें लाठी क्यों दी। और ये मुझे लगता है ये बुजुर्गों ने कहा होगा कि लाठी से अच्छी कोई चीज नहीं है, आप लाठी से सम्मान करिए इनका। मैं बधाई देता हूं कि हमें लाठी दी, लेकिन हम और जयंत चौधरी जी दोनों नौजवान हैं, अभी लाठी की जरूरत नहीं है। अभी लाठी की जरूरत नहीं है, लेकिन जब आपने लाठी दे दी है तो कम से कम हम दोनों लोग ये जानते हैं कि लाठी कहां चलानी है। वहीं योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री भी कम नहीं है। कहने को तो योगी हैं, लेकिन योगी वही होता है जो दूसरों का दुख अपना समझे। उन्हें लाल टोपी ही दिखाई देती है। अखिलेश ने कहा, हमें पता नहीं कि लाल रंग देखकर कोई क्यों भड़क जाता है। अखिलेश ने कहा कि भाजपा साजिश रचने वाली पार्टी है, इसने हमें बांटकर सत्ता पाई है। अब किसान एकजुट होकर भाजपा को सत्ता से हटाएंगे। फसल पक रही है, अभी गेहूं की कटाई भी होने वाली है। बहुत लोग तो उसी इंतजार में बैठ रहे हैं कि साथी लेके कब आएंगे फिर। क्यों आदरणीय हमारे सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री और जिनके कंधों पर आज पूरे देश की एक बड़ी जिम्मेदारी है, आदरणीय अखिलेश यादव जी, जिनके निमंत्रण पे और आग्रह पे मैं यहाँ आया हूँ, अपने लोगों के बीच खड़ा हूँ। आदरणीय रामजीलाल सुमन जी, जिन्होंने वाकई आज चौधरी चरण सिंह जी के संबंध में जो बातें आपको बताई है, उन बातों को आप जानते जरूर, लेकिन जिस तरीके से, जिस अंदाज में उन्होंने बातें कही, वे सबके दिल को छू गई और उसके बाद ज्यादा कुछ कहने को किसी के पास रह नहीं आता। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर मसूद जी, ठाकुर कुशल पाल जी, ठाकुर तेजपाल जी, धर्मेंद्र जी और मैं सम्मानित मंच कह के अब आगे बढ़ा। ये कोई साधारण मंच नहीं है, ये कोई साधारण स्थान नहीं है। ये वो स्थान है, वो ग्राउंड है जहां आपने बारंबार इसी अंदाज में आकर समाज के लोगों ने अपनी छाप छोड़ी है, जिसे कहते हैं चौराहा।
वहीं रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार के लोग किसानों को अपमानित कर रहे हैं। यह सरकार घमंड में डूबी है, इसका घमंड तोड़ना होगा। मुख्यमंत्री योगी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि वे ऐशो आराम की जिंदगी काट रहे हैं, कहने को फकीर हैं। किसान महापंचायत के मंच से जयंत चौधरी ने भाईचारा जिंदाबाद और किसान एकता जिंदाबाद का नारा दिया। उन्होंने कहा कि हम एकजुट हैं और एकजुटता की ताकत आने वाले चुनाव में बताएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली भाजपा सरकार की 19 मार्च को 4 साल की ऐतिहासिक विकास यात्रा पूर्ण हो चुकी है। इसी के उपलक्ष्य में भाजपा महानगर ने आरबीएस महाविद्यालय के सभागार में 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। महापौर नवीन जैन ने कहा, भाजपा को मजबूत बनाने का संकल्प लेकर देश में विकास, खुशहाली, सुरक्षा और समृद्धि का प्रकाश फैलाने का आह्वान किया। आगरा जनपद सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास वाली भाजपा की नीतियों में निहित है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली भाजपा सरकार की 19 मार्च को 4 साल की ऐतिहासिक विकास यात्रा पूर्ण हो चुकी है। इसी के उपलक्ष्य में भाजपा महानगर ने आरबीएस महाविद्यालय के सभागार में 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। आयोजन के मुख्य अतिथि प्रदेश महामंत्री अश्वनी त्यागी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भाजपा की 4 वर्ष की विकास यात्रा को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से नागरिकों को अवगत कराते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों को नागरिक सुविधाएं मुहैया कराने, महिलाओं की सुरक्षा और व्यापारियों की समस्याओं का अविलंब समाधान करने में सक्षम सिद्ध हुई है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा 4 साल बेमिसाल का कार्यक्रम चलाया है, क्या कुछ कहना है? निश्चित रूप से 1952 से लेकर अब तक विभिन्न दलों की सरकारें रही और उन सरकारों ने न प्रदेश के लिए न आगरा के लिए कोई काम किया। अब उसका अंदाजा यूं लगा सकते हैं कि आगरा में हमारे ही विधानसभा क्षेत्र में मात्र 30% वाटर लाइन, 30% सीवर लाइन थी, लेकिन आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि आज हम 50% सीवर लाइन और वाटर लाइन युक्त क्षेत्र में हैं और दीपावली तक निश्चित मान लीजिए कि 90% क्षेत्र में घरों को सीवर लाइन और वाटर लाइन से हम जोड़ने में सफल हो जाएंगे और उसके बाद जो बाकी 10% बचेगा उसको भी बहुत जल्दी जोड़ा जाएगा। उत्तरी विधानसभा विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल ने बताया कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था में जो बदलाव हमारी सरकार में आया है वह अपने आप में ऐतिहासिक है। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने 4 वर्ष आज पूरे हो रहे हैं और इन 4 वर्षों में कितना अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। अगर मैं पिछली सरकारों की भी तुलना करूं, चाहे वो अखिलेश जी की सरकार हो या मायावती जी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, जितनी सरकारें बनी हैं, इन सबके काम का इनके समय में जो काम हुए उनके वो एक तरफ और 4 साल के काम एक तरफ। आज विकास की दृष्टि से पूरा उत्तर प्रदेश के अंदर अभूतपूर्व विकास की बयार चल रही है। महापौर नवीन जैन ने कहा, भाजपा को मजबूत बनाने का संकल्प लेकर देश में विकास, खुशहाली, सुरक्षा और समृद्धि का प्रकाश फैलाने का आह्वान किया। थाना सिकंदर क्षेत्र के अंतर्गत बनघंडी मंदिर गैलाना में 15 वर्षीय नाबालिग बच्ची का शव घर से 200 मीटर दूर जंगल में मिला। मृतक बच्ची के पिता सब्जी की रेहड़ी लगाते हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस ने बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस घटना से क्षेत्र में हड़कंप मचा है। शुक्रवार को आगरा के गैलाना में उस वक्त सनसनी मच गई जब एक किशोरी का शव पानी में उतरता हुआ मिला। लोगों ने घटना की जानकारी तुरंत पुलिस को दी। किशोरी के शव की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने लोगों से पूछताछ की और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक दुष्कर्म के बाद किशोरी का शव फेंका गया है। देखिए, थाना क्षेत्र सिकंदरा के गैलाना एरिया में एक बच्ची की डेड बॉडी मिलने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। इसी सूचना पे पुलिस की टीमें, फील्ड यूनिट वगैरह सभी लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। डेड बॉडी को पंचायत नंबर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। लड़की की जो है वो शिनाख्त भी यहाँ पे हो गई है। इस तहरीर पे जो उनके घर वाले देंगे उस पर मुकदमा भी इसमें पंजीकृत किया जाएगा और इसमें जो भी इसमें अपराधी लिप्त है उसके खिलाफ भी उसको ढूंढने की भी पूरी कोशिश की जाएगी और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। घटना सिकंदरा थाना क्षेत्र के गैलाना का है। एक किशोरी का शव घर के पास झाड़ियों में भरे नाले के पानी में पड़ा हुआ मिला। शव का तैरता हुआ देख लोगों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। खबर लिखे जाने तक पुलिस मौके पर पहुंच गई और जांच पड़ताल में जुट गई।
नाबालिग किशोरी की पहचान हो गई थी। किशोरी क्षेत्र की रहने वाली थी और उसके पिता की रेहड़ी लगाते हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है कि जिसमें पता लग सके कि आखिरकार नाबालिग के साथ क्या हुआ है। पिनार थाना बसई अरेला क्षेत्र अंतर्गत गांव बांके की ठार ईट भट्टे पर हाई टेंशन लाइन का तार टूटकर गिरने से एक महिला करंट लगने से झुलस गई, जिसके बाद विद्युत कर्मियों को सूचना दी। आरोप है कि सूचना के बावजूद भी विद्युत लाइन को बंद नहीं किया गया और मौके पर कोई भी विद्युत कर्मी नहीं पहुंचा। तत्काल अन्य परिजनों ने महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। थाना बसई अरेला क्षेत्र के अंतर्गत गांव बाके की ठार ईट भट्टे पर हाई टेंशन लाइन का तार टूटकर गिरने से एक महिला को करंट लगने से झुलस गई। तत्काल अन्य परिजनों ने इलाज के लिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया। जानकारी के अनुसार थाना बसई अरेला क्षेत्र के अंतर्गत बाके की ठार गांव स्थित आर बिक्र फील्ड ईट भट्टे के ऊपर से 11 हाई वोल्टेज की हाई टेंशन विद्युत लाइन गुजर रही थी, जिसके नीचे ईट भट्टे पर स्थायी कार्य करने वाले मजदूरों की झुग्गियां बनी हुई हैं। बुधवार रात को ईट भट्टे पर पथाई मजदूरी कार्य करने वाली अमीना पत्नी छोटू उम्र करीब 35 वर्ष खाना बना रही थी। तभी ऊपर से गुजरी विद्युत हाई टेंशन लाइन में अचानक फॉल्ट हुआ और विद्युत तार टूटकर झुग्गी के ऊपर गिर पड़ा। विद्युत चिंगारी उठता देख महिला झुग्गी में सो रहे अपने बच्चे व भाई को बचाने को भागी। झुग्गी के गेट को खोला, जिसमें दौड़ रहा विद्युत करंट लगने से महिला झुलसकर गंभीर रूप से घायल हो गई। आज क्या घटना हुई? रात को क्या कहते हैं 11,000 की लाने टूट के गिर गई मेरे घर के ऊपर टीन पे। तो मैं आंगन में वो खाना बना रहा तो क्या कहते हैं मेरे भैया वो भीतर में छोटा सा लाला तो मैं बाहर ले जा रहा हूँ तो खिड़का से उतना बहुत टीन को तो बात मेरा हाथ छुए गो तो मैं फेंक दो। फिर मैं गैर उस मैंने कही कि मेरा भैया है भीतर जाऊँ तो फिर ना मुझे मालूम। चीख पुकार सुनकर महिला को बचाने भागे पड़ोसी झुग्गी में रहने वाले अमीन और नरेश भी करंट लग गया। मौजूद लोगों ने किसी तरह महिला को बचाव विद्युत कर्मियों को सूचना दी। आरोप है कि सूचना के बावजूद भी विद्युत लाइन को बंद नहीं किया गया और मौके पर कोई भी विद्युत कर्मी नहीं पहुंचा। बेहोशी की हालत में घायल महिला को तत्काल इलाज के लिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया अल्पसंख्यक सभा द्वारा एसएसपी बबलू कुमार को एक ज्ञापन सौंपा गया। इस ज्ञापन में कुरान शरीफ और इस्लाम धर्म के खिलाफ पूर्व अध्यक्ष या वक्फ बोर्ड उत्तर प्रदेश वसीम रिजवी के द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने के विरोध में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई किए जाने की मांग उठाई गई। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया अल्पसंख्यक सभा द्वारा एसएसपी बबलू कुमार को एक ज्ञापन सौंपा गया। इस ज्ञापन में कुरान शरीफ और इस्लाम धर्म के खिलाफ पूर्व अध्यक्ष या वक्फ बोर्ड उत्तर प्रदेश वसीम रिजवी के द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने के विरोध में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई किए जाने की मांग की गई। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया अल्पसंख्यक सभा के जुड़े पदाधिकारियों का कहना था कि कुरान शरीफ मुकद्दस पवित्र धर्म ग्रंथ है, उनके बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करना बेहद गलत है। साथ ही उन्होंने वसीम रिजवी द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल पीआईएल का भी विरोध किया। प्रस्ताव पदाधिकारियों का कहना था कि पूरे विश्व में 175 करोड़ मुसलमान रहते हैं। ऐसे में वसीम रिजवी के इस कृत्य ने उन सभी की धार्मिक भावनाएं आहत की हैं। आज हमें तहरीर के रूप में एसएसपी साहब